पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इसमें कुछ इक्वेशंस आपको बताए गए थे। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का तरीका बताया गया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर एयर मीडियम प्रेजेंट है। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा जाए तो कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल गया था के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब डाइलेक्ट्रिक भरने पर कैपेसिटी इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर के। कुछ और इक्वेशंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपको याद रहना चाहिए। मैंने जब आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपको बताया था तो जो रिजल्ट्स डिराइव किए थे वो रिजल्ट डिराइव करने के दौरान मैंने कहा था कि इसको डिराइव किया जा रहा है आइसोलेटेड कंडक्टर मानते हुए, लेकिन ये वैलिड सभी तरह के कैपेसिटर्स के लिए होता है। उन्हीं रिजल्ट्स को एक बार वापस यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। जैसे सी पॉइंट में, सेकंड टॉपिक मैंने कहा है 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा इस चैप्टर के कंटेंट को। सेकंड मेजर पॉइंट चल रहा है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें सी पॉइंट मैंने बनाया हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो सपोज मेरे पास एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है और उस अनचार्ज कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से मैं चार्ज कर रहा हूं। मान लो एट एनी मोमेंट टी, सपोज इस पे मैंने चार्ज दिया हुआ है क्यू किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से। वो एक्सटर्नल सोर्स बैटरी हो सकता है, समझने के लिए हम ऐसा माने कि इन्फिनिटी से मैं चार्ज लाकर मैं खुद ही रख रहा हूं। तो वो एक्सटर्नल सोर्स ने इस पे इस मोमेंट पे चार्ज दिया हुआ है क्यू, उसके कारण इस कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना सिंगल कंडक्टर होता है तो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, डबल कंडक्टर सिस्टम होता है तो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। इस समय पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V है, तो अभी चार्ज का इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV। अब मैं छोटे से टाइम dt में यहां पे एक छोटा चार्ज dq लाकर इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के ऊपर और प्लेस करता हूं, तो जायज है मुझे इस dq को यहां से लाकर प्लेस करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से एग्जिस्टिंग चार्जेस है वो रिपेल कर रहे होंगे। और आपको पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करता है वो कहीं गायब नहीं होता है, बल्कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड के लिए मैं डिफाइन ऐसे कर सकता हूं, द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर बाय external source is stored in the form of electrostatic potential energy between the plates inside the electric field lines। अच्छा, जितना एनर्जी स्टोर होगा उसको अगर पर यूनिट वॉल्यूम में डिवाइड कर दूं तो उस टर्म को हम बुलाते हैं एनर्जी डेंसिटी। मतलब एनर्जी डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये टर्म्स तो हम पहले भी एक बार डिफाइन कर चुके हैं, बस उसमें आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिफाइन किया था। तो आप ऐसा ना समझे कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अलग कंसेप्ट होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अलग कंसेप्ट होता है, स्फीयरिकल कैपेसिटर के लिए, सिलिंड्रिकल के लिए, सभी के लिए इक्वेशंस बेसिक सभी के लिए वैलिड होते हैं, सिर्फ कैपेसिटेंस अलग अलग होता है। तो मैं बता रहा था आपको कि सपोज किसी मोमेंट पे इस पे क्यू चार्ज है और मैंने dq चार्ज लाकर रखा, उस छोटे से चार्ज को लाने में जो मुझे वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा that will be dq into v, q into potential difference। छोटे से चार्ज से पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने v रखा, साथ में dq। यहां मैं v को बाहर, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और कुछ नहीं होता बल्कि स्टोर्ड एनर्जी, तो u स्टोर्ड लिख दिया मैंने। यहां पे मैं v को बाहर निकालकर dq का इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकता था, लेकिन वो तभी कर सकता हूं जब पोटेंशियल हो कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल और चार्ज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, इसीलिए v को मैं इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकता हूं। तो मैंने इक्वेशन यूज किया q इज इक्वल टू CV। वहां से v को मैंने लिख दिया q डिवाइडेड बाई c, इंटीग्रेट किया q को, c तो कांस्टेंट है, 0 से q0 तक। फाइनल चार्ज मैं चाहता हूं इस कैपेसिटर पे, जब फुल्ली चार्ज कंडीशन हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि फाइनल चार्ज जो इस पे आए वो Q0 आए और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो इसका मिले वो V0 मिले,
ताकि फाइनल कंडीशन में इक्वेशन हो जाएगा Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। तो 0 से Q नॉट तक इंटीग्रेट किया तो Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट प्लेस कर दिया Q नॉट स्क्वायर बाई 2C। और आप देखो Q नॉट को अगर मैं C V नॉट प्लेस कर दूं तो C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बाई C, एक C कैंसिल, तो दूसरा इक्वेशन इसमें बन जाता है हाफ CV स्क्वायर। और साथ ही साथ C की जगह अगर मैं यहां से Q नॉट बाई V नॉट प्लेस कर दूं तो Q नॉट बाई V नॉट, एक Q नॉट गेट्स कैंसल्ड, Q नॉट V नॉट बाई 2। ये मैंने बार बार आपसे कहा, जैसे हीट लॉस इन रेजिस्टर के 3 अलग अलग इक्वेशन होते हैं, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर बाई RT, V इंटू आई इंटू टी, वैसे ही एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के भी 3 इक्वेशन होते हैं, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C, QV बाई 2। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन आपके लिए सूटेबल है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो QV बाई 2 इज द बेटर इक्वेशन। अगर सपोज कैपेसिटेंस और वोल्टेज पता है तो हाफ CV स्क्वायर इज द बेटर इक्वेशन, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफाइन किया था कि एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दिस इज हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV नॉट स्क्वायर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जहां पे ये एनर्जी स्टोर्ड है, और ये एनर्जी स्टोर्ड कहां पे है, तो मैंने जैसे बताया हुआ है कि प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसी में एनर्जी स्टोर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही वर्क डूइंग एबिलिटी होती है, उसी में चार्ज रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और डिस्प्लेस करेगा। फिजिक्स में वर्क का मतलब होता है अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा हो और वो डिस्प्लेस हो रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ही ये कैपेसिटी है। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां वॉल्यूम की जगह मैं वो वॉल्यूम लिखूं जहां पे एनर्जी स्टोर्ड है। मान लो प्लेटों का एरिया इज A एंड सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स इज से D, तो मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं यहां पे A इंटू D। अब आप देखें तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निकाल चुका हूं, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई A इंटू D वॉल्यूम। यहां से A गेट्स कैंसल्ड, तो ये इक्वेशन देखो क्या निकल कर आ रहा है, दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट V नॉट स्क्वायर बाई D स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, dr मतलब सेपरेशन, यानी V बाई D और कुछ नहीं हुआ बल्कि कैपेसिटर प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ। इससे एक और चीज क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जब भी आपको कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आप 2 इक्वेशन यूज कर सकते हैं। चार्ज के टर्म्स में सिग्मा बाई एप्सिलॉन, याद है इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों एक ही डायरेक्शन में तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर चार्ज के टर्म्स में निकालना हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में निकालना हो तो V बाई D। तो मैं कह सकता हूं ये V नॉट बाई D स्क्वायर मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर होगा। और थोड़ा आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब एनर्जी डेंसिटी टर्म डिराइव किया था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से डिराइव किया गया था, तब भी यही इक्वेशन आया था। इससे ये क्लियर है कि आप एनर्जी डेंसिटी किसी भी फॉर्मेट में डिराइव करें, हमेशा वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ही आता है। इसका मतलब जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उस जगह पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका वैल्यू हमेशा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर ही रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे जिस पर कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे सपोज करो मैंने यहां पे जब डिराइव कर रहा था स्टोर्ड एनर्जी, तो मैं ये मान रहा था कि कोई एक्सटर्नल एजेंट चार्ज को लाकर इसके ऊपर रख रहा है। वो एक्सटर्नल एजेंट जनरली कौन होता है, तो एक्सटर्नल एजेंट होती है बैटरी। मैंने कहा था कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस मेटल के प्लेट्स पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस के कारण हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्रॉस होता है, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरे प्लेट पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सपोज इस बैटरी ने कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट तक चार्ज कर दिया, फुल्ली चार्ज कर दिया। फुल्ली चार्ज का कंडीशन भी बता चुका हूं मैं, तब तक चार्जिंग होगी जब तक कि
यहां पे इतना चार्ज ना आ जाए कि अब किसी इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट पहुंचने ही ना दे। वो तभी हो सकता है जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस और प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए। तो मान लो मुझसे पूछा गया कि इस पूरे कैपेसिटर को पूरी तरीके से चार्ज करने के दौरान बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया। तो आप सोचकर देखें, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरिएबल नहीं होता है, उसका तो ईएमएफ फिक्स्ड है, वो तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। उसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और पूरे चार्जिंग के दौरान मैं मान सकता हूं कि यहां पर Q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहो Q0 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q0 चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है। इसका मतलब V0 पोटेंशियल डिफरेंस में Q0 चार्ज अगर ट्रैवल करता है तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी सप्लाइड विल बी Q0 इंटू V0। क्योंकि इस बार V0 वेरिएबल नहीं है, इसीलिए मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहां पे भी वही काम किया है जो ऊपर किया था। देखो यहां पर भी मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया dq इंटू V0। जैसे वर्क डन यहां पे निकाला था वैसे ही dq इंटू V0। लेकिन इस बार जो V0 है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, वो चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है, वो फिक्स्ड है। तो V0 को बाहर निकाला जा सकता है, Q0 का इंटीग्रेशन, dq का इंटीग्रेशन दे देगा आपको Q0। तो इसका मतलब एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी आ जा रहा है Q0 इंटू V0, विच इज इफ यू कैन सी डबल ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगर आप इसको Q0 को C V0 लिख लो तो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कैन ऑल्सो बी रिटन एज C V0 स्क्वायर, या V0 को आप Q0 बाई C कर दो तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C। आप हर एक केस में देखो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी इज डबल ऑफ, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो हाफ C V0 स्क्वायर है, या Q0 स्क्वायर बाई 2C है, या Q0 V0 बाई 2 है ना। तो रेशियो बहुत कॉमनली पूछा जाता है यहां पे। कंप्लीट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के दौरान एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना है या वर्क डन बाय बैटरी कितना है एंड एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो वो रेशियो हमेशा एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी स्टोर्ड देखो डबल है। दिस इज C V0 स्क्वायर एंड दिस इज हाफ C V0 स्क्वायर, दैट मीन्स द रेशियो इज 2:1। यहां क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर उन्होंने पूछा फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, तो आप लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर। लेकिन अगर उन्होंने पूछा फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, याद रखना बैटरी वर्ड आना चाहिए या सेल वर्ड आना चाहिए। सेल वर्ड आया तो एनर्जी सप्लाइड विल बी CV स्क्वायर। स्टोर्ड एनर्जी हमेशा हाफ CV स्क्वायर ही होता है। बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे मिलेंगे, ध्यान से, एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, ये तो हम लोगों ने वही इक्वेशन डिराइव किए जो इक्वेशन हम लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर में भी लिखा था। एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो यहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि देखो कैपेसिटर के प्लेट्स एक पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है और एक पर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते होंगे। ये वाला केस हमें आइसोलेटेड कंडक्टिंग सिस्टम में नहीं मिला था, क्योंकि वहां एक ही कंडक्टर होता था, वहां फोर्स का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अपना ही चार्ज अपने ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है। पर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो इक्वेशन भी आपको याद रखना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। तो देखो हमें मालूम है कि प्लेटों के बीच किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखो तो आपको प्लेटों के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस प्लेट के कारण भी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पॉजिटिव के कारण अवे, नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इन दोनों का, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट के कारण, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों का एडिशन हो जाता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो हमें पता है प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन दिस प्लेट। मान लो इस प्लेट के सभी पॉइंट्स पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूं तो जायज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डिस्टेंस डिपेंडेंट तो होता नहीं, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लो इस प्लेट पे पूरा जो चार्ज का वैल्यू है दैट इज Q और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है,
तो मैं यूज करूंगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेकिन ये याद रखना कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नहीं होगा, बल्कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होगा। क्वेश्चन उठता है क्यों? आप सोचे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये दोनों प्लेट्स का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब मैं इस प्लेट पे फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा। इस पे फोर्स जो लगाएगा वो तो सिर्फ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाएगा। वैलिड पॉइंट है ना। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, अगर मुझे Q2 पे फोर्स निकालना है तो Q2 पे फोर्स तो केवल Q1 का फील्ड ही लगा सकता है। Q2 अपना फील्ड के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसीलिए यहां पे देखो, चार्ज की जगह तो मैं Q रख रहा हूं और E की जगह मैं प्लेस करता हूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। याद रखना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर चार्ज प्लेट, अदर प्लेट, जबकि चार्ज उस प्लेट का है। यहां सिग्मा को मैं Q बाई ए लिखता हूं तो ये वैल्यू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आप ध्यान से देखो तो ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि मान लो मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, एक दूसरे से सपोज D1 सेपरेशन पर है। मान लो इनके बीच का सेपरेशन D1 है और मैं चाहता हूं कि इस प्लेट को खींचकर इनके बीच का सेपरेशन में D2 कर दूं। तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बंधे हुए अट्रैक्टेड है। अगर मुझे सेपरेशन इंक्रीज करना है तो एक्सटर्नल एजेंट विल रिक्वायर टू परफॉर्म वर्क। अगर मुझसे वो वर्क कैलकुलेट करने को कहा गया तो नोट में मैंने लिखा हुआ है यहां पे, टू फाइंड द वर्क डन इन चेंजिंग द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स फ्रॉम D1 टू D2। तो आप सोच कर देखें, अगर प्लेटों के बीच ये प्लस ये माइनस सेपरेशन इज D1, ये अट्रैक्टेड है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विदाउट एक्सेलरेशन अगर मुझे इसको खींचकर सेपरेशन को D2 करना है, मान लो फाइनल मुझे यहां लेकर आना है, दिस इज D2, तो जायज है एक्सटर्नल फोर्स मुझे इधर की ओर लगाना पड़ेगा। और चूंकि वो फोर्स कांस्टेंट है इसीलिए मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं dW इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सटर्नल डॉट छोटा डिस्प्लेसमेंट dr। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम D1 टू D2 तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। देखो फोर्स एक्सटर्नल का वैल्यू तो यही होगा जो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उतने के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो डॉट की जगह cos 0, dr का इंटीग्रेशन D1 से D2, दैट मीन्स दिस विल कम आउट एज Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट D2 माइनस D1। अच्छा, आप सोच कर देखें, यहां मैंने वर्क डन कैलकुलेट किया बाय यूजिंग इक्वेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, पर आप कह सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कई जगह पर कैपेसिटर में हम लोगों ने वर्क डन मतलब बार बार आपसे कहा गया वर्क डन मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो हम कैलकुलेट करते हैं बाय इक्वेशन W इज इक्वल टू डेल्टा यू। नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस W इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। और अगर मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल से निकालूं तो U फाइनल मैं लिख सकता हूं, चूंकि इस बार प्लेटों पे चार्ज कांस्टेंट है इसीलिए मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करता हूं Q स्क्वायर बाई 2C फाइनल। समझ गए? इसीलिए मैंने कहा था 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन किस क्वेश्चन में सूटेबल है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहां बैटरी कनेक्टेड होता तो मैं यूज करता हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता। यहां बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज इज कांस्टेंट, इसीलिए Q स्क्वायर बाई 2C फाइनल, सेपरेशन बढ़ाया तो C फाइनल चेंज, माइनस Q स्क्वायर बाई 2C इनिशियल। अगर इसको रीअरेंज करो तो आप देख पाओगे कि Q स्क्वायर बाई 2 कॉमन, यहां आ जाएगा 1 बाई C फाइनल विच कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 और माइनस एप्सिलॉन नॉट A बाई D1। तो अगर रीअरेंज कर देखो तो ये वैल्यू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A D2 माइनस D1
ही आ रहा है जो मैंने फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट किया, वही हम W इज इक्वल टू डेल्टा यू से भी निकाल सकते हैं। ये मेथड जनरलाइज्ड है, हर जगह यूज कर सकते हो। ये केवल तभी यूज कर सकते हो जब फोर्स का एक्सप्रेशन सभी जगह पर आइडेंटिकल हो, इंटीग्रेशन कम इन्वॉल्व हो, तो ज्यादा अच्छा है W इज इक्वल टू डेल्टा यू यूज करें। अच्छा, इसमें एक और बेसिक इक्वेशन जो कि आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में मैं बता चुका हूं आपको। सारे इक्वेशंस वही हैं जो आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में था, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि दो कंडक्टर सिस्टम आ गया। इसमें भी देखो मैंने लिखा हुआ है ई पॉइंट में, सेकंड टॉपिक का, इफ कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड सेपरेटली, एक कैपेसिटर को अलग बैटरी से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को अलग बैटरी से चार्ज किया, फिर चार्जिंग सोर्स इज रिमूव्ड और उनको आपस में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, दो कंडक्टर को चार्ज करके आपस में ज्वाइन करना, तो इसको भी चार्ज कर दिया, इसको भी चार्ज कर दिया और फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इसको कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। इस कैपेसिटर का प्लस प्लेट इस कैपेसिटर के प्लस प्लेट से ज्वाइन कर दूं मैं, माइनस माइनस से, जो कॉमन कॉम्बिनेशन है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता था कि पहले कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से ज्वाइन कर दूं, ये भी दूसरा कॉम्बिनेशन। इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जायज है, जैसे ही आप इनको कनेक्ट करोगे, वो कैपेसिटर जो हायर पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज्ड था, ध्यान से सुनना, वो कैपेसिटर जो हायर पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज था, दैट विल स्टार्ट टू एक्ट एज बैटरी फॉर द अदर कैपेसिटर, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का फेनोमेनन चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम ना हो जाए। उस फाइनल पोटेंशियल को सिंगल कंडक्टर सिस्टम में मैंने नाम दिया था कॉमन पोटेंशियल। अब मैं कॉमन पोटेंशियल लिखने के बजाय इसको लिखूंगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, या मैंने बार बार कहा पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड को ही हम वोल्टेज कहते हैं, तो कॉमन वोल्टेज। जितना चार्ज जिस पे बच गया दैट इज रेसिडुअल चार्ज। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि जैसे आप दो चार्ज बॉडी को आपस में ज्वाइन करते हो, उसमें से कुछ एनर्जी का लॉस होता है थ्रू स्पार्किंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये एनर्जी लॉस्ट। तीन इक्वेशन वहां पे भी बताया हुआ था, बिल्कुल वही मैथमेटिक्स, बिल्कुल वही इक्वेशन आएगा। मैं सिर्फ ये दोबारा इसलिए बता रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये किसी एक कैपेसिटर के लिए नहीं, सभी टाइप के कैपेसिटर्स के लिए वैलिड इक्वेशन है। याद है उसमें डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या किया था? पहले एक इक्वेशन लिख लिया था, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि चार्ज एक पर घटेगा दूसरे पर बढ़ेगा, पर टोटल तो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया था कॉमन पोटेंशियल का, V नॉट इज Q1 डैश डिवाइडेड बाई C1 एंड दिस शुड बी Q2 डैश डिवाइडेड बाई C2। इसको रीअरेंज किया और सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो फाइनल चार्ज का इक्वेशन मिला था वहां हम लोगों ने डिराइव किया था। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, Q1 डैश कम्स आउट एज Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C1, और Q2 डैश का वैल्यू मिला था मुझे Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू C2। वहां मैंने कहा था कि प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है। प्लस तब यूज करो जब दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज अपोजिट सेम नेचर के हैं, माइनस तब जब अपोजिट नेचर के हैं। यहां प्लस और माइनस कब यूज करोगे? मैंने अभी बताया कि दो तरीकों से आप इन कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक प्लेट्स टुगेदर ज्वाइन करो तो ये प्लस, प्लस कब? व्हेन लाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। और माइनस कब यूज करना चाहिए आपको? व्हेन अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, मतलब एक का प्लस दूसरे के माइनस। फिर याद करो कॉमन पोटेंशियल का इक्वेशन जो मिला था हम लोग को, वही Q1 प्लस माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। एक C1 और C2 कैंसिल हो जाता है, जिसको हम लोगों ने ऐसे भी याद किया था, C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, सेम इक्वेशन। और लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन, इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी में से फाइनल एनर्जी सिस्टम का हम लोगों ने हटा दिया था, सॉल्व करके थोड़ा सा रीअरेंज किया था, तो डेल्टा यू का वैल्यू C1 C2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1, इसमें उल्टा आता है माइनस V2 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस तब यूज करना होता है जब सेम नेचर वाले हो, सेम लाइक प्लेट्स को ज्वाइन किया, और प्लस तब जब अपोजिट नेचर को ज्वाइन किया। ये हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन था। लेकिन ये सारे इक्वेशंस केवल तभी वैलिड होंगे
जब याद रखना आपने दो ही कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन किया हुआ है। इस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जो इक्वेशंस हैं जो आपको याद रहना चाहिए, उन इक्वेशंस को एक बार आपको बताया जा रहा है। इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। पहले ध्यान से आप सारी थियरी को नोट कर लें।